हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि इस वीडियो में मतलब इस चैनल में जो मेरा चैनल है वहाँ पर मैं क्या करती हूँ, आपको इजी वे में समझाने के साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो जब आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि आप 1 या 2 मिनट का वीडियो देखते हैं। जितना भी वीडियो होता है आप प्लीज़ उसको पूरा देखिए, जहाँ पर आपको समझने को भी मिलेगा, सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आप उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। इसका जो टेक्निकल नाम है, जो बायोलॉजिकल जो नाम है इसका, उसका नाम है ल्यूकोसाइट। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि WBC का अदर नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि WBC इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। ठीक है, WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। अब सोल्जर ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है? देखिए, जिस तरह से सोल्जर्स हमारी सुरक्षा करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी तरह से जो WBC होते हैं वो भी हमको प्रोटेक्ट करते हैं। अब वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, फॉरेन बॉडीज़ लाइक आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगाई, वायरस, जिन्हें आप सीन नहीं कर पाते हो पर वो हमारी बॉडी में किसी ना किसी थ्रू एंटर हो ही जाते हैं। तो वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट वो फाइट करते हैं। तो इसलिए इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। अब देखिए, WBC नाम से ही पता चल रहा है कि वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट का मतलब कि ये कलरलेस होगा। ठीक है, तो ल्यूकोस का मतलब ही होता है वाइट। ठीक है, अब ल्यूकोस का मतलब हो गया आपका वाइट हो गया, और साइट का मतलब है सेल्स। तो ये क्या है, ये कॉर्पसेल्स है ना, ये सेल्स हैं। ठीक है, तो अब WBC हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़ा। रेड ब्लड सेल को हमने क्या बोला, इरेथ्रोसाइट बोला था, जो कि ब्लड सेल्स में सबसे हाई अमाउंट में होते हैं, है ना। और लेकिन यहाँ पे WBC कितना, ओनली 1% होता है इन ब्लड। लेकिन इसका जो रोल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। जैसे कि पहले बोला कि वो सोल्जर्स होते हैं। तो जब हमारे पास सोल्जर्स ही नहीं होंगे तो हम फाइट कैसे करेंगे? ठीक है, तो एनर्जी के साथ साथ जिस तरह से RBC हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस एनर्जी को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ल्यूकोसाइट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होते हैं कि सीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीड्स मतलब कि दाने दाने से स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइटोप्लाज्म आप लोग को पता है कि लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर वो फ्लोट करते रहते हैं, जिसकी वजह से अब ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, दो में डिवाइड होते हैं। जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे ग्रैनुलोसाइट कहते हैं, और जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसे एग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। तो अब ग्रैन्यूल्स का मतलब जिसमें सीड्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, और एग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, ओनली न्यूक्लियस होता है एंड साइटोप्लाज्म होते हैं। तो अब इसके नॉर्मल रेंज की बात कर ले कि हमारी बॉडी में कितना WBC का अमाउंट होना चाहिए। तो WBC का जो नॉर्मल रेंज है इन एडल्ट में WBC का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो 5000 टू 10,000 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे इन्फेंट की बात करें। अब इन्फेंट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो इन्फेंट होते हैं वो जन्म से लेकर, मतलब एक बच्चा पैदा हुआ है तब से लेकर 1 ईयर तक का जो एज होगा वो बच्चा इन्फेंट कहलाता है। ठीक है, तो इन्फेंट का जो ब्लड WBC होगा वो एडल्ट से हाई होगा, जैसे कि 10,000 टू 25,000 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होगा। और वहीं 1 साल से ऊपर का जो बच्चा होगा उसका जो WBC होगा इन ब्लड वो होगा 6,000 टू 16,000। अब WBC की एक खास बात बताती हूँ। WBC का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। जैसे कि हमने RBC का शेप पढ़ा था, ठीक है, जब हम आगे प्लेटलेट्स पढ़ेंगे तो हम उसके भी शेप पढ़ेंगे, बट WBC का कोई शेप नहीं होता। अगर उसका पर्टिकुलर शेप होगा तो WBC क्या ईजिली वर्क कर पाएगा? वो कहीं भी मूव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसलिए उसका कोई शेप नहीं होता है। वो जिस शेप में चाहे उस शेप में जा सकता है, जहाँ चाहे वो वहाँ पे जा सकता है। ठीक है, अब WBC
अब जैसे कि हमने नॉर्मल रेंज की बात कर ली, अब यहाँ पर अगर वो नॉर्मल रेंज ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और जब वहीं पे नॉर्मल रेंज से WBC कम हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ल्यूकोपेनिया बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अब जैसे कि हम लोगों ने जब RBC पढ़ा था तो RBC में हमने क्या पढ़ा, RBC का दूसरा नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे WBC का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट है। तो जब जो WBC जो बनने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ल्यूकोपोइसिस बोला जाता है। जिस तरह से हमने RBC के बनने की प्रोसेस को इरेथ्रोपोइसिस बोला था और ब्लड बनने की प्रोसेस को हमने हीमोपोइसिस बोला था, उसी तरह से WBC के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब टाइप्स ऑफ WBC की बात करते हैं कि WBC के कितने टाइप्स होते हैं। अभी जस्ट ऊपर हमने क्या पढ़ा कि WBC में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इसके बेस पर हमने WBC को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द न्यूट्रोफिल, सेकेंड इज द बेसोफिल एंड थर्ड इज द इसिनोफिल। ठीक है, फर्स्ट अगेन रिपीट, WBC कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द ग्रैनुलोसाइट, सेकेंड वन अग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट में के 3 टाइप होते हैं जिसमें कि फर्स्ट इज द न्यूट्रोफिल, सेकेंड वन बेसोफिल, थर्ड इज द इसिनोफिल। अब अग्रैनुलोसाइट की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। चलिए अब इनको हम 1 बाय 1 डील करते हैं। तो सबसे पहले ग्रैनुलोसाइट क्या होता है। ग्रैनुलोसाइट इन सेल्स के जो WBC के जो सेल्स होते हैं उनके सेल के जो साइटोप्लाज्म होते हैं जो अंदर फ्लोट करते हैं उनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रैन्यूल्स जैसे दाने होते हैं, जब भी छोटे छोटे से दाने जैसे स्ट्रक्चर्स उसमें देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, ग्रैनुलोसाइट कहा है। अब इसको कैसे, जैसे कि जब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी का WBC काउंट बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग के थ्रू आप उसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेनिंग के बाद क्या होगा कि इनके जो रंग होते हैं, जो कलर होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि आप अंडर द माइक्रोस्कोप यू हैव टू सीन दिस। तो चलिए फर्स्ट है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल से नाम से ही आपको पता चल रहा है कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल इन द सेंस कि ये किसी भी डाई से स्टेन हो सकते हैं। न्यूट्रोफिल किसी भी डाई से स्टेन हो सकता है, वो एसिडिक डाई से भी हो जाएगा एंड अल्कलाइन डाई से भी हो सकता है। आप देखिए कि इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है मैंने, उसके स्ट्रक्चर्स में आपको दिख रहा होगा कि ऐसा सर्कल सर्कल सा बनाया है और बीच में मैंने रेड कलर के डॉट्स दिए हैं। अब जो उसमें रेड कलर के डॉट्स है ना, वो ही उस टाइप का ग्रैन्यूल्स देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इन्हीं ग्रैन्यूल्स को, ये ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ इन्हीं ग्रैन्यूल्स को आप क्या करते हो, आप काउंट करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अब आप क्या कर रहे हो, एसिडिक डाई, ठीक है, एसिडिक और अल्कलाइन डाई से, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको स्टेन करते हैं। स्टेन की एक प्रोसेस बताती हूँ। जैसे कि आपने 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया और जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, जो स्लाइड्स होते हैं, उस स्लाइड में आपने ड्रॉप डाला, ठीक है, ब्लड का ड्रॉप डाला। उस ब्लड के ड्रॉप में आप क्या करोगे कि स्टेनिंग का ड्रॉप डालोगे, उसके बाद थोड़ा सा उसको फैलाओगे और उसको थोड़ा सा ड्राई होने दोगे। देन आप क्या करोगे, माइक्रोस्कोप के नीचे आप इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, अब न्यूट्रोफिल क्या है। न्यूट्रोफिल में आपको ये लोब्स दिख रहे होंगे, ठीक है, जो ऐसा ब्लैक कलर का डार्क डार्क आपको दिख रहा है वो लोब्स है। तो अभी जैसे कि जस्ट पढ़ा हमने, RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते, बट WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो अब इस न्यूट्रोफिल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 to 5 लोब्स होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, अब इनका WBC का जो टोटल कितना होता है, WBC में टोटल न्यूट्रोफिल कितने प्रेजेंट होते हैं, 60 to 70% न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनका डायामीटर कितना होगा, मतलब जिनकी जो गोलाई होगी, जो वो कितना होगा, 10 to 20 माइक्रोमीटर्स होते हैं। इनके लोब्स आपको दिख रहे हैं, मतलब कि जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, न्यूक्लियस एक दूसरे से आपस में देखो अटैच्ड हैं, बहुत ही एक पतले धागे से अटैच्ड हैं, जिनको उस धागे का जो नाम है वो है क्रोमेटिन नाम है। ठीक है, तो वो धागे से अटैच्ड हैं एक दूसरे से आपस में।
अब देखो न्यूट्रोफिल का फंक्शन देखते हैं। न्यूट्रोफिल का फंक्शन, न्यूट्रोफिल आखिर हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? तो न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि जो न्यूट्रोफिल है वो फेगोसाइट्स का काम करते हैं। अब ये फेगोसाइट्स क्या होता है ये भी दिमाग में आ रहा होगा, तो चलिए क्लियर करती हूँ कि फेगोसाइट्स का मतलब होता है कि जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया आ रहा है, जो भी वायरसेस आ रहे हैं, ये उनको क्या करता है, उनको खा लेता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, जैसे ही क्या होगा कि जैसे कि बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर गया, और जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जब ब्लड में गया तो क्या करेगा, न्यूट्रोफिल उसको फेगोसाइट कर लेगा, न्यूट्रोफिल उसको ग्रैब कर लेगा, खा जाएगा। ठीक है, और तो जब वो खा जाएगा तो इसका एक और फंक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, सेकंड वन है बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है? अब बेसोफिल बेसिक डाइसिस्टेन होता है। ठीक है, बेसिक डाइसिस्टेन होता है जिसके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं। जस्ट अभी न्यूट्रोफिल में हमने ग्रैन्यूल्स देखे, कुछ उसमें ग्रैन्यूल्स आपको रेड कलर के दिख रहे थे, कुछ आपको ब्लू कलर के दिख रहे थे। ठीक है, और ये भी बताया था कि वो एसिडिक और अल्कलाइन दोनों डाइसिस्टेन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसोफिल होता है वो अल्कलाइन डाइसिस्टेन होगा, और उसके जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो ब्लू कलर के दिखेंगे। ठीक है, और इसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं? इसमें 2 न्यूक्लियस, मतलब 2 लोब्स, न्यूक्लियस नहीं 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अभी WBC में कितना होता है? 0.5 to 1% WBC में ये प्रेजेंट होता है। इनका डायमीटर कितना होगा? 8 to 10 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। ठीक है, अब बेसोफिल ब्लड में 3 केमिकल रिलीज करते हैं। फर्स्ट इज द हिस्टामिन, सेकंड वन हिपेरिन एंड थर्ड इज द सेरोटिन। ठीक है, तो देखो जो आपका हिपेरिन है, हिपेरिन क्या काम करता है? जैसे कि जब आपको कहीं पे कोई चोट लगती है, ठीक है, जब आप गिरते हो, चोट लगती है, मतलब इंटरनल कोई इंजरीज आती है, या फिर ज़ोर से आपको किसी ने पकड़ लिया हो, तो क्या करता है, वहाँ का जो ब्लड होता है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है। दैट मीन्स कि वहाँ का ब्लड क्या हो गया है, क्लॉट हो गया है। ठीक है, कि जैसे कि कोई कट लगता है, ठीक है, जब कोई कट लगा तो ब्लड बाहर निकलता है, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर तक हम होल्ड करके रखते, दबा के रखते। क्यों दबा के रखते? जिससे कि ब्लड बहना बंद हो जाए। सेम एज जब आपको कोई ज़ोर से ऐसे पकड़ लेता है तो जो ब्लड, हमारी जो वेन्स, हमारी आर्टरीज में फ्लो कर रही हैं, वो क्या होती हैं, वो वहाँ पर रुक जाती हैं। ठीक है, अब वो वहाँ पर रुक जाती हैं, तो जैसे ही रुकती तो वहाँ क्या होता है, वहाँ का जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि जब आपको किसी ने ज़ोर से पकड़ा है तो वो एरिया कैसा हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है। दैट मीन्स कि वहाँ का ब्लड रुक गया है। ठीक है, तो उस ब्लड के क्लॉट को मतलब डाइल्यूट करने का जो काम है वो कौन करता है? हिपेरिन करता है। ठीक है, तो बेसोफिल का देखो इन्फेक्टियस जर्म्स, ठीक है, इन्फेक्टियस जर्म्स के लिए जो बेसोफिल है वो नेचुरल एक इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, बेसोफिल ब्लड में, जैसे जस्ट अभी मैंने बोला कि जो बेसोफिल होता है वो कैसा होता है, ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए होता है। ठीक है, कि मतलब कि ब्लड अगर कहीं पे क्लॉट हो गया है तो वो उसको डाइल्यूट कर देगा, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट वो होने नहीं देता है ना, और जो बॉडी में ब्लड फ्लो को बनाए रखता है। अगर जगह जगह पे आपके ब्लड क्लॉट हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाएगा, तो जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो क्या होने लगेंगे, डेड होने लगेंगे। ठीक है, टिश्यू को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए बेसोफिल क्या करता है, वो ब्लड को क्लॉट होने से बचा कर रखता है। ठीक है, चलिए इसिनोफिल देखते हैं। इसिनोफिल क्या है? इसिनोफिल बेसोफिल किससे डाई हुआ था? अल्कलाइन डाई से, इसलिए उसके ग्रैन्यूल्स कैसे थे? ब्लू कलर के थे। अब यहाँ पर इसिनोफिल की बात करी जाए तो इसिनोफिल इयोसिन डाइसिस्टीन होता है जो कि एसिडिक होता है, और इसके साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स होंगे, अभी तक आई थिंक आपको ग्रैन्यूल्स समझ में आ गया होगा कि ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं। तो ग्रैन्यूल्स जो होंगे वो ऑरेंज या रेड कलर का होगा। ठीक है, इसके न्यूक्लियस 2 लोब्स होते हैं, और यह WBC में टोटल कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? 2 to 4% प्रेजेंट होता है। इनके भी जो लोब्स आपस में कौन से धागे से बने? जैसे सेम एज हमने अभी न्यूट्रोफिल में पढ़ा कि क्रोमेटिन धागे से अटैच्ड होते हैं आपस में, तो इनके जो इसिनोफिल, यहाँ पर आप देखिए कि जो इसिनोफिल के जो 2 लोब्स हैं उनके जो धागे हैं वो आपस में क्रोमेटिन
थ्रेड से बंधे होते हैं, अटैच्ड होते हैं आपस में। अब देखिए इनका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है। अब फंक्शन क्या होता है इसिनोफिल का, तो इसिनोफिल का जो फंक्शन होता है वो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। एलर्जिक रिएक्शन लाइक जैसे कि आप कोई झाड़ू लगा रहे हो, ठीक है, झाड़ू वगैरह आप लगा रहे हो तो जो डस्ट पार्टिकल है वो आपके अंदर जाते हैं। तो जैसे कि आप नॉर्मल सा होता है ना कि किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को सन से एलर्जी हो गई, किसी को डस्ट से एलर्जी हो जाती है। तो जब आप नॉर्मल झाड़ू लगा रहे होते या फिर बहुत ज़्यादा धूल वाली जगह पे जा रहे होते जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो चीज़ आपके नोज़ के थ्रू आपके अंदर जाती है, तो क्या होता है हमको कफिंग होने लगती, ठीक है। तो वो एक एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं और वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को भी बैलेंस करके रखने का काम करते हैं। और जो हमारे बॉडी में मतलब जो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक अगर बॉडी में वॉर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाएँ तो वो क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट ये फाइटिंग का भी काम करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट में कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें कोई भी सीड्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। देयर इज नो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट, ठीक है। फर्स्ट इज द मोनोसाइट। अब मोनोसाइट की बात करते हैं। यहाँ पर मोनोसाइट WBC में सबसे लार्ज सेल होता है, ठीक है, या एमीबॉइड शेप का होता है। एमीबॉइड का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। इसका मतलब ये होता है ऐसा पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होगा, जस्ट आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि WBC का पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता है। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें आती हैं और जब वहाँ पर वो किल हो जाते हैं, ठीक है, तो जो मोनोसाइट होता है वो क्या करता है, वहाँ पर फटाफट पहुँचता है और उनको ग्रैब कर लेता, उनको फेगोसाइट कर लेता, उनको मैक्रोफेज कर लेता, उनको मतलब खा जाता है, ठीक है। और यह WBC में कितना होता है, WBC में यह 3 to 8% होता है और इनका जो डायमीटर होता है 12 to 20 माइक्रोमीटर होता है। और इनका जो न्यूक्लियस होगा, इनका न्यूक्लियस हॉर्सशू शेप या फिर किडनी शेप का होता है, ठीक है। अब देखो इनका काम हमारे बॉडी को बैक्टीरिया और जर्म से बचाए रखने के लिए है। बैक्टीरिया और जर्म, जैसे कि सपोज हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और जर्म्स आ गए हैं, ठीक है, तो उनको हमारे जो अदर WBCs हैं उनको क्या करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, उनको डेड करते हैं। तो जो डेड हैं, जो मर चुके हैं, तो उन्हें मरे हुए को भी तो वहाँ से हटाना ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएंगे कि वो पार्ट पूरा अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो उस जो वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो वहाँ पे डेड हो चुके हैं, उनको ये क्या करता है, खा लेता है। तो और क्या करते हैं, ये वुंड हीलिंग का भी काम करते हैं और टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। वुंड हीलिंग का मतलब कि जैसे कि जब आपको कोई घाव हो जाता है, जब आपको कोई बहुत ही ज़्यादा आपको चोट लग जाती है या फिर गहरा कोई घाव हो गया हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आप देखते होगे ना कि जब आपको कोई कट लगता है, ठीक है, तो कट लगता है तो फिर क्या होता है कि कट लगा, आपको वहाँ से ब्लीड आउट हुआ, फिर ब्लीड क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, मतलब ब्लड वहाँ पर जम जाता है। फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो टिश्यूज़ रिपेयर करने लगते हैं, मतलब कि आपके उसके ऊपर स्कैब जनने लगते हैं, है ना, एक पपड़ी सी आने लगती ना, तो वो सब क्या है, वो सारे काम आपके इसी का होता है, ठीक है, मोनोसाइट्स का ही पूरा काम होता है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, जैसे कि जस्ट अभी बताया कि ये जो इन्फेक्टेड टिश्यू होते हैं, जो डेड टिश्यूज़ होते हैं, सेल डेब्रिज होते हैं, उनको ये फेगोसाइट कर लेते हैं, मतलब मरे हुए को खाने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं। लिम्फोसाइट WBC में 20 to 25% प्रेजेंट होता है, जो कि वाइट ब्लड सेल में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है ना, जो कि कितना 60 to 70% प्रेजेंट होते हैं। लेकिन लिम्फोसाइट कितना होता है, सेकेंड नंबर पे है। तो लिम्फोसाइट WBC में 20 to 25% प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। लिम्फोसाइट में जो न्यूक्लियस होते हैं वो कैसा होता है, राउंड शेप का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसमें दो स्मॉल लिम्फोसाइट का जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 6 to 9 माइक्रोमीटर, एंड लार्ज लिम्फोसाइट का 10 to 14 होगा। अब लिम्फोसाइट देखो, जैसे कि अभी मोनोसाइट का, अभी यहाँ पे आपको मोनोसाइट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होंगी, ये भी यहाँ पर 2 प्रकार की हैं, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट, ठीक है।
तो देखो अभी सारे जो ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं, सबको पता है बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है, वहीं पर बनते हैं, वहीं पे मैच्योर होते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिम्फोसाइट है वो भी कहाँ पे बन रहे हैं, आपके ब्लड बोन मैरो में ही बन रहा है। तो अब लिम्फोसाइट बी और टी होती है, मतलब बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो जो वी लिम्फोसाइट है वो भी ऑफकोर्स बोन मैरो में ही बनेगा और वहीं पर मैच्योर होगा और फिर ब्लड में सर्कुलेट करेगा। अब पहले बी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो फिर बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा में एंटीबॉडी से क्रिएट करता है। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं मैं बताती हूँ। एंटीबॉडीज़ वो होते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे ही कोई एंटीजेंस, मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, बट वो जो अंदर जो प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ बना रहा है, मतलब कि जो लिम्फोसाइट, जो बी लिम्फोसाइट है वो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ बना तो रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो हमारी बॉडी के अंदर हैं उन एंटीजन को वो ग्रैब नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी एंटीजन और एंटीबॉडी का, कि देखो जो हमारी बॉडी है वो किस चीज़ से बनी हुई है, ओवरऑल पूरे सेल से बनी हुई है, क्लियर है ना ये सारी चीज़ें। अब सेल के ऊपर क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोलते हैं। अब जैसे कि हम अपने घर के ऊपर, ठीक है, जैसे कि हम अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगा के रखते हैं, ठीक है, नेम प्लेट लगा के रखते हैं, और जो हमारे मतलब जो हमको चाहने वाले होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, वो आपके घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर जो आपके एनिमी होंगे, जो आपसे मतलब आपको पसंद नहीं करते होंगे, या छोटी छोटी बात पे होता है ना, नेबरहुड्स में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी नेम प्लेट पे अटैक कर दे, हो सकता है कि आपकी घर की दीवारों को तोड़ दे, अगर आपकी कांच की खिड़कियाँ हैं तो उसको भी तोड़ सकते हैं, हो सकता है ना ऐसा। तो उसी तरह से जो बी लिम्फोसाइट होता है वो क्या करते हैं कि जो एंटीजेंस होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही जो एंटीजेंस हैं वो उनको किल नहीं करता है, वो उनको ग्रैब नहीं करेगा एंटीबॉडी, ठीक है, वो किसको ग्रैब करेगा, जो बाहर से बैक्टीरियल एंटीजेंस आते हैं, है ना, जो मतलब कि अब वो एंटीजेंस तो आपको दिख तो रहे नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारी एंटीबॉडी है वो उनको पहचान लेती है, ठीक है, उसके अंदर वो पावर होती है कि हम पहचान लेते हैं उनको, ठीक है। तो जो हमारी बी लिम्फोसाइट है वो उनको बहुत जल्दी से पहचान लेगी। जैसे कि आप कुछ खा रहे हो, मतलब जो स्ट्रीट फूड्स वगैरह खाते रहते हो आप लोग, उनके साथ एंटीजन चले जाते हैं, तो वो क्या करती, उस एंटीजन को वो किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ इसलिए ज़रूरी हैं कि जब भी बाहर से कोई एंटीजन, बैक्टीरियल एंटीजन आए तो वो क्या करे, आपके लिए जो हार्मफुल एंटीजन्स हैं वो उनको ग्रैब कर ले, वो उनको पकड़ के दबा ले, ठीक है। फिर वो क्या करेगी, जो आपका टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट वो भी बोन मैरो में ही बनती है, बट वो मैच्योर कहाँ होती है, थाइमस में होती है, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, अब देखो बी लिम्फोसाइट ने क्या किया, एंटीबॉडी सिक्रिएट किया, मतलब एंटीबॉडीज सिक्रिएट क्या बनाया, कहाँ पे, प्लाज्मा में बनाया। अब एंटीबॉडी क्या करेगी, जो भी बाहर से एंटीजेंस आए हैं उनको पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद वो टी लिम्फोसाइट को बोलती है कि मैं मतलब दुश्मन आ गए हैं, हमने उनको पकड़ लिया है, अब तुम्हारा काम है उनको किल करना। तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है, जाके उनको डायरेक्ट किल कर देती है, ठीक है। अब जब जाकर उनको डायरेक्ट किल कर देती है तो अब किल हो गई, मतलब वो डेड हो चुकी है, वो वहाँ पर मर चुकी है, तो उस मरे हुए को खाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट करता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है, किसी भी चीज़ में डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।